Subscribe now and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल फिजिसिस्ट एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीदुर रहमान और आज मैं आपको अपने सेकंड ईयर के पहले लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले हम फर्स्ट ईयर के 10 लेक्चर्स आप तक पहुंचा चुके हैं, तो आज हम सेकंड ईयर के पहले लेक्चर से इसका आगाज करते हैं। दरमियान में 8-10 दिन का गैप आ गया। आप सोचते होंगे पता नहीं सर कहां चले गए। तो दरअसल मुसलमानों की अजीम तारीख पे बना हुआ जो ड्रामा आजकल चल रहा है इर्तगल गाजी, मैं उसको देखने में इतना महव था कि 8-10 दिन गुजर गए और मैं लेक्चर्स बनाने के लिए टाइम नहीं निकाल सका। तो आज से हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर के लेक्चर्स भी साथ साथ चलाएंगे फर्स्ट ईयर के साथ साथ। तो अजीज तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर के 10 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 12 से चैप्टर नंबर 21 तक। ये 10 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा रिच हैं और कंसेप्चुअल हैं, और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम इनको आसान और मजेदार बनाकर आप तक पहुंचाएं। तो आज के लेक्चर की आउटलाइन कुछ यूं होगी। सबसे पहले 1 मिनट मैसेज ऑफ द डे, और उसके बाद हमने अंडरस्टैंड करना है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, टाइप्स ऑफ चार्ज को, और मेथड्स टू ट्रांसफर चार्ज। तो इन चीजों को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले 1 मिनट मैसेज ऑफ द डे। मोअज़्ज़िज़ सामीन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंतहाई मुख्तसर से जिंदगी अता की है, और इस जिंदगी में वही लोग कामयाब और कामरान ठहरे जिन्होंने इंसानियत की बेइंतहा खिदमत की और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन गए। आज 4 मई 2020 है, और आज से तकरीबन 221 बरस कबल यानी कि 4 मई 1799 में मुसलमानों के अजीम हुक्मरान, अजीम कमांडर और अजीम स्कॉलर टीपू सुल्तान अपने दुश्मन और गद्दारों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। मुस्लिम सल्तनत और कला मैसूर के दिफा में उन्होंने शहादत हासिल की, लेकिन उनका एक जुमला हमारे लिए आज भी आब हयात है। जब उनसे कहा गया कि हथियार डाल दें ताकि आपकी जान बख्शी कर दें, तो उन्होंने खूबसूरत जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो इस तरह के अजीम बहादुर सपूतों की जिंदगियों को फॉलो करके हम आज भी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ डट जाएं, तो इंशाल्लाह हम अल्लाह के यहाँ हमारा नाम बुलंद होगा और हम दोनों जानों में कामयाब होंगे। तो ये आज का मैसेज था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? The study of phenomena associated with charged particles when they are at rest or moving, यानी कि ये उन चीजों को स्टडी करती है जिनका ताल्लुक चार्ज पार्टिकल से हो, जब चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में हो या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब एट रेस्ट में हो तो वो क्या क्या फिनोमिना परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हमने स्टडी करना है। और चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह, तो उस वक्त वो क्या क्या फिनोमिना परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमने स्टडी करना है। ये सारी चीजें कौन स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की 2 ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच स्टडी द फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर एट रेस्ट। कि ये उन फिनोमिना को स्टडी करती है जिनका ताल्लुक चार्ज पार्टिकल से है जब वो एट रेस्ट में हो। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो या बहुत ही स्लोली मूव कर रहा हो, तो फिर वो कौन कौन से फिनोमिना दे सकता है, फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। जिस तरह के एक फोटोकॉपियर मशीन है या एक प्रिंटर है, उससे जो प्रिंट निकलता है, जो पेज निकलता है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ आता है, इसके बिहाइंड चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट का कंसेप्ट है कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में हो तो फिर हम ये काम कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका ताल्लुक किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, यानी कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। इसी तरह से इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which study the phenomena associated with charged particles when they are moving, कि ये उन चीजों का मुताला करती है जिन चीजों का ताल्लुक चार्ज पार्टिकल से हो जब वो मूव कर रहे हो। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो वो क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ये किसने स्टडी करना है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ने या इलेक्ट्रोडायनामिक्स ने। जिस तरह के एक बल्ब में से चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो ग्लो करता है। ठीक है, ये कौन स्टडी करेगा? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेगी। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये आपके चैप्टर नंबर 12 में है, जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है? चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट में। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने चार्ज को पढ़ना है जब वो एट रेस्ट में हो तो वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखना है। इसी तरह जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है या करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें हमने ये पढ़ना है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा हो तो वो क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। तो ये 2 चैप्टर्स हैं। अब इन दोनों चैप्टर में आप वर्ड चार्ज देख रहे हैं बार बार, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द इंट्रिंसिक
property of a particle or a body which causes electrical or magnetic forces। ये किसी पार्टिकल की, ये किसी मटेरियल पार्टिकल की खासियत है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। यानी कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह प्रोटॉन है, अल्लाह ताला ने इनके अंदर खासियत रखी है कि ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। इसको मज़ीद समझाना होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत है वो अल्लाह ताला ने अता की है, वो नेचुरल है, वो इनहेरिटेड है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती। इसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं मजीद वजाहत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लामहदूद ताकतों का मालिक हैं और उन्होंने इस कायनात को चलाने के लिए चंद ताकतें अता की हुई हैं। जिस तरह के आप जानते हैं, मैट्रिक में पढ़ के आए होंगे कि दो मैटर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं पे भी दो मादे पड़े हों, दो बॉडीज हों, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। जिस तरह मेरे और जमीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इस ताकत की वजह से, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठहरा हुआ हूँ, मैं सो भी सकता हूँ चूंकि जमीन मुझे खींच रही है। इसी तरह मैं खा भी सकता हूँ चूंकि जमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो खाना डाइजेस्ट होता है। तो अगर ये चीजें ना होती तो शायद खाना पीना मुश्किल था, सोना या खड़े होना मुश्किल था। तो ये एक नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से अदा करता है। इसी तरह आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपने घर को देख लें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख लें, वो किस तरह से मजबूत खड़ी हैं। अल्लाह ताला ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए से, तो वो भी फोर्स है। तो अल्लाह ताला ने चंद एक फोर्सेस अता की हुई हैं। इस वक्त उनकी तादाद 4 है, पहले इनकी तादाद ज्यादा थी, तो वो एक बात की गुफ्तगू है। जिस तरह के जमीन, चांद और बेतहाशा प्लैनेट्स अपने खास महवर में चल रहे हैं, एक स्टेबल है ये कायनात, एक स्टेबिलिटी से ये कायनात चल रही है। इसी तरह से एक एटम भी स्टेबल रखा गया है और उसकी स्टेबिलिटी के लिए लाजमी था कि जितना न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है उतना ही बाहर चार्ज हो। तो फिर जितने न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता जो न्यूक्लियस के अंदर है, तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज है उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। लिहाजा जो एक एटम है उसके अंदर नेट चार्ज 0 है, जितना मस्बत चार्ज है उतना मनफी चार्ज है। लिहाजा एक एटम जो है वो स्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। चार्जेस की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये दो जो चार्जेस की टाइप्स हैं ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने असाइन की थी। तो ये कन्वेंशन है, ये कोई इनके माथे पे नहीं लिखा हुआ कि प्रोटॉन के माथे पे लिखा हो कि पॉजिटिव है, नहीं। जाहिर है चार्ज की दो टाइप्स थी, तो हमने एक को पॉजिटिव कह दिया, एक को नेगेटिव चार्ज कह दिया। इसके बाद है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो यूनिट है वो 1 कूलम है, और 1 कूलम किसके बराबर है? 1 एम्पियर इनटू सेकंड के। यानी कि आप जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम है, लिहाजा चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम हो जाएगा। तो चार्ज की यूनिट कूलम के नाम से है, जबकि आगे एम्पियर और सेकंड, तो 1 कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड। तो ये चार्ज की यूनिट है। अब ये एक बड़ी यूनिट है, लिहाजा आमतौर पर छोटी यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, ये अक्सर इस्तेमाल होती हैं, चूंकि एक कूलम बड़ी यूनिट है। एक कूलम कितना ज्यादा चार्ज है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर हर सेकंड 1 अरब जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर डालते रहें, तो ये सिलसिला आप कई सालों तक जारी रखें, तो उसके बाद जाके आप 1 कूलम चार्ज इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो 1 कूलम बहुत बड़ी यूनिट है। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे किस तरह से चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आगाज करता हूं एक एटम से। एक एटम क्या होता है? एक एटम एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, अल्लाह ताला ने उस पर कोई चार्ज नहीं रखा, उसको कोई चार्ज नहीं दिया, वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता। जबकि प्रोटॉन के अंदर भी, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। तो एक एटम को अल्लाह ताला ने स्टेबल रखने के लिए जितने अंदर प्रोटॉन रखे हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अगर अंदर 10 प्रोटॉन है तो बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना अंदर मुस्बत चार्ज है उतना ही बाहर मनफी चार्ज है, जिसकी वजह से एटम स्टेबल रहता है। खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन की खास रफ्तार की वजह से
ये जो है वो स्टेबल रहता है एक एटम। तो एक एटम एक न्यूट्रल है। अगर आपसे कोई पूछता है एक एटम पे कितना चार्ज है तो आप कहेंगे कोई चार्ज नहीं है। हालांकि उसके अंदर चार्ज है, लेकिन जितना मस्बत चार्ज है उतना मनफी चार्ज है, नेट चार्ज जीरो हो जाता है। तो एक एटम पे नेट चार्ज कोई नहीं है, वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हम इसको चार्ज कैसे कर सकते हैं एक एटम को? अगर एक एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें तो अब क्या होगा? अब उस एटम के प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई। मिसाल के तौर पर प्रोटॉन 10 थे, इलेक्ट्रॉन भी 10 थे। हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 9 हो गई। अब क्या हुआ कि उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब वो क्या करेगा? अब वो स्टेबल होने के लिए चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दिया जाए, लिहाजा अब उसके पास क्या आ जाएगी? अट्रैक्शन की ताकत आ जाएगी और रिपल्शन की भी ताकत आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन उसके करीब लेके जाएंगे तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए उसको अट्रैक्ट करेगा कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन लौटाएं। लिहाजा उसमें क्या आ गया? उसमें अट्रैक्ट करने की सलाहियत आ गई, यानी कि उसमें चार्ज आ गया। इसी तरह अगर आप उसके करीब प्रोटॉन लेके जाएं तो ये उसको रिपेल करेगा कि नहीं जी, प्रोटॉन मेरे पास पहले ही ज्यादा है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस एटम के पास पहले अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन अब इसमें अट्रैक्ट और रिपेल करने की सलाहियत मौजूद है। लिहाजा अब ये एटम क्या हो गया है? ये चार्ज हो गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब आप उसे रिमूव करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। तो इस तरह आप बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। ये तो एक एटम की बात है, आप बड़े बड़े बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास कुछ मेथड्स हैं न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज करने के। मिसाल के तौर पर एक मेथड है बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। रगड़ की वजह से आप किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं बालों में कंघी करता हूं तो मेरे बालों से इलेक्ट्रॉन झड़ के कंघी के ऊपर चले जाते हैं, तो कंघी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से आपने दोनों बॉडीज को चार्ज कर दिया। पहले ये न्यूट्रल थे, बाल भी न्यूट्रल थे, कंघी भी न्यूट्रल थी, लेकिन रगड़ की वजह से चार्ज पार्टिकल एक पे कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एक पे कंघी पे ज्यादा हो गए और बालों पे कम हो गए, तो आपने चार्ज कर दिया। तो ये एक तरीका है बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन का। तो दूसरा है बाय कंडक्शन के एक न्यूट्रल बॉडी अनचार्ज बॉडी के साथ एक चार्ज बॉडी ले जाएं और उसके साथ अटैच करें, तो चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी की तरफ, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक रॉड है, ये चार्ज है, इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, उसको आप न्यूट्रल बॉडी के साथ अटैच करें। जब अटैच करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी तरफ पहले चार्ज था ही नहीं, लिहाजा इधर से चार्ज उसकी तरफ मूव करेंगे और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो जाते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी हाइट से गहराई की तरफ बहता रहता है, लेकिन जब ये गहराई वाला पानी भी ऊपर आता जाए तो जब ये बराबर हो जाए तो मजीद बहाव रुक जाता है। बिल्कुल इसी तरह 10 इलेक्ट्रॉन थे, ये चार्ज बॉडी जो ही अनचार्ज बॉडी के साथ अटैच किया तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करते गए। कब तक फ्लो करते रहे? जब तक उधर भी 5 हो गए, इधर भी 5 हो गए, तो दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बैलेंस हो गया, तो ये फ्लो जो है वो रुक गया। अब आप देखें कि आपने अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया। तो ये था कि आप बाय कंडक्शन किस तरह बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद है बाय इंडक्शन। इंडक्शन है कि आप इंडक्शन में फोर्सफुली इंपेल करते हैं, आप मजबूर करते हैं किसी बॉडी को आर्जी तौर पे चार्ज करने के लिए। वो किस तरह से? एक अनचार्ज बॉडी ले और एक चार्ज बॉडी ले। चार्ज बॉडी को आप अनचार्ज बॉडी के करीब ले जाएं, उसके साथ अटैच नहीं करना, सिर्फ करीब ले जाना है, बहुत ही करीब ले जाना है, अटैच नहीं करना। तो आप देखेंगे कि जो चार्ज बॉडी है इसकी फोर्स की वजह से जो न्यूट्रल बॉडी है उसके जो चार्ज पार्टिकल हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब क्या होगा? इस रॉड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, जब ये आप उसके करीब ले जाएंगे तो इस नेगेटिव चार्ज ने न्यूट्रल बॉडी के सारे नेगेटिव पार्टिकल्स को परे धकेल दिया, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जो वो न्यूट्रल बॉडी था अब उसका एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, जबकि दूसरा हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो बेशक ये जो न्यूट्रल बॉडी है वो एज ए होल अब भी न्यूट्रल है, लेकिन उसका एक हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और एक हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो गया है। इस तरह एक न्यूट्रल बॉडी के आप हिस्सों को और जब आर्जी तौर पे चार्ज कर सकते हैं, इस प्रोसेस को इंडक्शन कहा जाता है। अगर आप उस न्यूट्रल बॉडी को मुस्तकिल चार्ज करना चाहते हैं तो अब आप ऐसे करें, उसके साथ कोई कंडक्टर रख दें। अनचार्ज बॉडी के साथ जब आप एक कंडक्टर ले आएंगे
तो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो न्यूट्रल बॉडी था इसमें अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ गई। जब डेफिशिएंसी आ गई तो जाहिर है अब ये चार्ज हो गया और मुस्तकिल चार्ज हो गया। तो ये एक तरीका है जिसको इंडक्शन कहते हैं कि आप जबरदस्ती किसी को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है बाय थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन है जब आप किसी मेटल को बहुत ज्यादा हीट अप करते हैं तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं और वो जो मेटल है उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी मेटल को गर्म करके पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं जो कि पहले न्यूट्रल था। इसी तरह नेक्स्ट है बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब एक मेटल प्लेट के ऊपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की लाइट डालते हैं, उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल आते हैं। तो वो मेटल सरफेस क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी तरह एक मेथड है बाय अप्लाइंग फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आप एक मेटल प्लेट के साथ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, जिसकी वजह से मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज। Subscribe now and press the bell icon.